नमस्कार, मैं आपके साथ आपका दोस्त सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले वक्त है टाइम्स नाउ नवभारत के सबसे नए न्यूज़ और एनालिसिस शो चक्रव्यूह का। जी हाँ, CHAKRAVIEW। जैसा कि वादा किया है, आज भी आपकी राय के बेसिस पर ही हमने इस शो को तैयार किया है। आज चक्रव्यूह में कौन घिरने वाला है, चक्रव्यूह के मेन्यू में क्या खास है, सबसे पहले वो आपके सामने पेश कर देते हैं और फिर बात करेंगे पब्लिक व्यू की, नतीजे क्या कहते हैं। तो आज की जो लीड स्टोरी है हमारे पास मेन्यू में, वो है नई बाबरी वाले हुमायूं कबीर, जो आज चक्रव्यूह में घिर गए हैं। मस्जिद की बात करने वाले हुमायूं क्यों पीएम मोदी के मुरीद हो गए हैं, क्यों वो नमो नमो कर रहे हैं, आज इस खबर को विस्तार से इसकी सियासी तस्वीर आपको दिखाएंगे। आज की दूसरी खबर जो हमारे मेन्यू में है कि आज देश भर के कई नाइट क्लब्स भी हमारे चक्रव्यूह के घेरे में आए हैं, जहां नए साल के जश्न की तैयारियां जमकर चल रही हैं। लेकिन क्या इन होटलों और पब्स में आपके लिए सुरक्षा के इंतजाम हैं, क्योंकि कल कई लोग इस पे पार्टी कर रहे होंगे। पार्टी में जाने से पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आज जरूर देखिएगा। देश भर के तमाम रिपोर्टर्स ने इसको तैयार किया है। तीसरी खबर जो आज हमारे मेन्यू में है, चक्रव्यूह में नफरत के खिलाफ नव भारत की मुहिम जारी है। जहां भी दिखेगी नफरत, वहां पर खड़ा मिलेगा नव भारत। आज भी कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। जो नफरत के पहरेदार हैं उनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। और आज की चौथी खबर जो हमारे मेन्यू में है, रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई के बाद थोड़ा फिसल गया है सोना, लेकिन 2026 में सोना कितना रहेगा सोना। चक्रव्यूह में आज सोने पर कंप्लीट विश्लेषण भी आपको दिखाने वाले हैं। तो ये 4 स्टोरी अपने मेन्यू में आपके सामने पेश की और जनता ने वोटिंग के बाद साबित कर दिया है कि आखिरकार किस स्टोरी को वो लीड के तौर पर देखेंगे। तो पब्लिक व्यू के नतीजे देखते हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिले हैं। 10% वोट मिले सोने की चाल, सोना क्यों इतना सोना होता जा रहा है, इस पर बात करेंगे। 10% वोट इसको मिले। तीसरे नंबर पर कौन सी स्टोरी आई है वोटिंग में, नफरत की तलवार, इसको 14% लोग देखना चाहते हैं टाइम्स नाउ नवभारत पर। तीसरे नंबर पे कौन सी स्टोरी है, या फिर कहे पायदान नंबर 2 पे कौन सी स्टोरी है, तो वो है नाइट क्लब्स में खतरा। 25% लोग इस खबर को इंपॉर्टेंस के साथ देखना चाहते हैं। कल जश्न भी है, सबको अपनी सेहत की चिंता है। और 51% लोग हुमायूं कबीर को जानना चाहते हैं, आखिरकार क्यों वो प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हो गए, क्यों वो नमो नमो बोल रहे हैं। इस खबर को आज हम विस्तार से तफसील से आपके सामने दिखाते हैं। हमारे पास सोशल मीडिया के आपके सामने जो नतीजे आए सोशल मीडिया के, वो मैंने आपको दिखा दिया। आज चक्रव्यूह में वो शख्स है जो बीते 6 दिसंबर के बाद से अचानक नेशनल मीडिया में सुर्खियों में छा गया है। नाम है हुमायूं कबीर। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी नाम की मस्जिद की बुनियाद रखने के बाद से लगातार ममता बनर्जी को हुमायूं कबीर चैलेंज कर रहे हैं। टीएमसी से जीतकर विधायक बने थे, लेकिन अब उन्हें ममता बनर्जी ने सस्पेंड कर दिया है। बीती 22 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर ममता दीदी की मुसीबतें बढ़ाने का भी एक तरीके से ऐलान कर दिया। नई पार्टी का नाम दिया है जनता उन्नयन पार्टी, यानी JUP। हुमायूं कबीर का दावा है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कम से कम 100 सीटें जीतकर किंग मेकर बनेगी। हम हुमायूं कबीर की डिटेल्स, पॉलिटिकल हिस्ट्री पर आज नहीं जा रहे हैं कि वो कैसे कांग्रेस से TMC से BJP और फिर उसके बाद वापस TMC से लौटे। हालांकि फिर से आपको बता दें कि TMC से फिलहाल वो सस्पेंडेड है। हम आज हुमायूं कबीर के प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेंगे, राजनीति की बात करेंगे, सियासत के भविष्य की बात करेंगे। दिखाएंगे हुमायूं कबीर खुद को पश्चिम बंगाल के किंग मेकर के तौर पर तो देखते हैं, दरअसल उन्होंने कितना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की मेकिंग पर इन 5 सालों में ध्यान दिया है। क्योंकि हुमायूं कबीर की बात तो सब कर रहे हैं, पर हुमायूं कबीर के कामकाज की क्या समीक्षा है, ये आज आपको चक्रव्यूह के घेरे में देखने को मिलेगा। आज भरतपुर और हुमायूं कबीर के कामकाज का एक एक डिटेल आपको दिखाएंगे और उन्होंने पिछले 5 सालों में अपने इलाके में अपनी जनता के लिए कितना काम किया या नहीं किया, उसका राज आज चक्रव्यूह में खुलने वाला है। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक हैं, जैसा कि ज़्यादातर लोगों को पता होगा। इलाके की आबादी करीब 3.5 लाख है, जिनमें 2.5 लाख वोटर हैं। भरतपुर में 63 स्कूल हैं, जबकि अलग अलग स्तर के 8 सरकारी अस्पताल या हेल्थ सेंटर भी इस इलाके में चलते हैं।
ये डेटा इसलिए आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि अब हम इस डेटा के जरिए हुमायूं कबीर के कामकाज का सर्वेक्षण करने वाले हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने भरतपुर पहुंचकर ऑन ग्राउंड उन तमाम चीजों का जायजा लिया जो जनता के लिए बुनियादी जरूरतें होती हैं। सबसे पहले आप भरतपुर के यानी हुमायूं कबीर के कॉन्स्टिट्यूंसी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का ये हाल देखिए, आप समझ जाएंगे। इस वक्त हम भरतपुर के डीपीएचएससी में हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में हैं। और भरतपुर के डीपीएचएससी में क्या हाल है वो हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरें क्या यहाँ की बयां करती हैं, कितना विकास हुआ है और स्वास्थ्य सुविधाएं को लेकर एमएलए फंड से क्या काम हुआ है, एमएलए ने क्या काम कराया है, हुमायूं कबीर ने क्या काम कराया है, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये मेल वार्ड है, ये इमरजेंसी ऑब्जर्वेशन बेड है मेल का। और अगर आप अंदर आएंगे तस्वीरों में देखेंगे, देखिए किस तरीके से जो गंदगी का आडंबर है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पर मेल वार्ड के ठीक बगल में ही आपको यहाँ पर गंदगी नजर आएगी। इसी तरीके से जो कूड़े हैं वो फेंके हुए हैं, जो शीट्स हैं वो देखिए यहाँ पर इस तरीके से फेंका हुआ है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने यहाँ पर थूका हुआ है। और पूरा बेड देखिए, बेड में कितनी गंदगी यहाँ पर आपको नजर आएगी। यहाँ पर एक आरओ भी लगा है लोगों के लिए, लेकिन क्या ये आरओ काम करता है ये भी देखते हैं। ये देखिए, ये आरओ लगा हुआ है, लेकिन इस आरओ में ना तो पानी आता है ना ये आरओ काम करता है। ये एक छोटा सा सिंक लगा है, सिंक की हालत देखिए कितनी गंदगी है, गुटखा खाकर थूका हुआ है। इसके अलावा तमाम गंदगी जो है, काई आपको यहाँ पर जमा हुआ इस सिंक पर नजर आएगा। और ये डीपीएचएससी के हालात हैं, ये प्राइमरी हेल्थ केयर जो डिस्ट्रिक्ट का है, भरतपुर का है, उसके हालात है। और देखिए ये इस अवस्था में ये पूरा हॉस्पिटल ऑपरेट हो रहा है। एमएलए फंड से क्या काम हुआ है आप देख रहे हैं, क्या हालात है आप देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो वॉशरूम है ये मेल वॉशरूम है, और मेल वॉशरूम के अंदर एक बार तस्वीरें दिखाइए। कोई अगर जाना भी चाहे तो शायद अंदर ना जाए, ऐसी अवस्था है, ऐसी कंडीशन है इस पूरे मेल वॉशरूम की। और इतनी गंदगी में लोग जो है वो यहाँ पर जाने को मजबूर हैं। और ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तस्वीरें हैं। और देखिए कितनी गंदगी अवस्था में ये पूरा आपको जो मेल वॉशरूम है वो नजर आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो ड्रिप लगाने के लिए जो पाइप लगाई जाती है, जो यहाँ पर रीडिंग लगाई जाती है, यहाँ पे देखिए कितनी गंदगी है, कितना यहाँ पर अगर पेशेंट आए ठीक होने के लिए तो ठीक होने के बजाय वो यहाँ पर बीमार हो जाए। ऐसे हालात में यहाँ पर डीपीएचएससी के अंदर लोग इलाज करा रहे हैं। आप भी इलाज कराने आए हैं, क्या समस्या है आपको, क्या दिक्कत है? बुखार आया था। बुखार आया था? हाँ। यहाँ तो इतनी गंदगी है, आप लोग को परेशानी नहीं होती है? गंदगी है कि लेकिन बोलने वाला कोई है नहीं, किसको बोलेंगे। गंदगी तो बहुत है, बाथरूम में ना पानी सही से आ रहा, ना कोई क्लीन करता, ना कुछ करता, ना वॉश करता। इतना गंदगी है, बाथरूम के अंदर जाने का लायक नहीं है। तो किसको बोले, कौन सुनेगा? यहाँ बोलने वाला ना सुनने वाला कोई नहीं है। विधायक जी को आपने कभी कंप्लेन नहीं किया? अभी हम लोग रहते हुए तो आए नहीं यहाँ। अगर आए तो बोले उसको। विधायक जी कभी नहीं आते? नहीं, यहाँ अगर आते तो हम लोग जब तक है अभी 4-5 दिन से, तब तक तो नहीं आया। मेरे रिपोर्टर अभिषेक ने बाकायदा जाकर हुमायूं कबीर की कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल जाना। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे हैं, टुकड़ों में आपको दिखा रहा हूं मैं। अब बात करेंगे विधायक जी की यानी हुमायूं कबीर की, जिसके बारे में आपने सुना कि क्या कह रहे थे वहां के लोग। अब अस्पताल के बाद आपको लिए चलते हैं भरतपुर की सड़कों का हाल आपको दिखा देते हैं और जान जाएंगे विधायक जी ने कितना काम किया है। हुमायूं कबीर के विधायकी इलाके यानी कि भरतपुर में रोड के क्या हालात है, अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको कोल्हू नजर आएगा। यहाँ पर कोल्हू का जो बैल है उसके साथ आपको यहाँ पर लोग आते हुए नजर आएंगे। अब ये हालात ऐसे क्यों है कि यहाँ पर कोल्हू चल रहा है लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी गाड़ी जो है वो नजर नहीं आएगी। कारण यह है कि यहाँ पर जो रोड है वो बिल्कुल भी खराब है, जर्जर अवस्था में है। और यहाँ पर कोई भी 4 व्हीलर, कोई एम्बुलेंस, कोई गाड़ी यहाँ पर नहीं आ सकती। ये तस्वीर है भरतपुर की, ये तस्वीर है भरतपुर के अंदर इस गांव की जहां हम मौजूद हैं। और यहाँ देखिए किस तरीके से जो रोड है वो यहाँ पर खंडहर बन चुका है, जर्जर पूरा आपको रोड नजर आएगा। कहीं कहीं पे लोगों ने यहाँ पर पुआल डाला हुआ है ताकि जो सड़क है उसके ऊपर जो ये कोल्हू आ रही है, जो रिक्शाज आ रहे हैं, उनको कोई समस्या ज्यादा ना हो और आराम से यहाँ से लोग निकल पाए। आप समझिए अगर यहाँ पर कोई बीमार हो जाए, परेशान हो जाए तो यहाँ पर एक एम्बुलेंस तक नहीं आ सकता जो यहाँ से मरीजों को लेकर जाए। ये तस्वीर है यहाँ भरतपुर की। और ये देखिए ये प्राइमरी स्कूल है, ऐसा नहीं है कि हम किसी गांव के बाहर से आपको रिपोर्ट करके दिखा रहे हैं। ये गांव के बीचों बीच का हिस्सा है, ये बीचों बीच की तस्वीर है। और ये देखिए यहाँ पर ये प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल के सामने का ये पूरा इलाका है और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। तो अगर कोई बीमार होता है तो कैसे लेके जाते हैं आप? ওই কাঁধে করে নিয়ে যেতে হয়, কোলে করে দিয়ে ওইখানে চাপাইতে হয় ভালো রাস্তা দিয়ে। कंधे पे उठा के ले जाते हैं? হ্যাঁ। एम्बुलेंस नहीं आती यहाँ? না না कोई कार वगैरह अंदर नहीं आती? না না
हुमायूं कबीर विधायक यहाँ के, आपको कंप्लेन नहीं किया आप लोगों ने कि भाई उन्हें এসেছিলেন আশ্বিন মাসে দুর্গা পুজোতে। आपने बताया नहीं कि रोड बनाइए? হ্যাঁ উনি দেখে গেছেন এই রাস্তা এসেছে উনি। कुछ नहीं किया। হুম। ये मुर्शिदाबाद के बहरमपुर के पूरे इलाके के भरतपुर की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से हुमायूं कबीर विधायक हैं, जहां से इन लोगों ने उनको चुन के भेजा है, वोट किया है, और वोट करने के बाद जब उनको विधानसभा में पहुंचाया है इस इलाके से, तो देखिए उन्होंने क्या गिफ्ट दिया है। ये प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय के सामने की तस्वीर आपके सामने है। आप देखिए अगर रात में कोई आए तो ये जो ठोकर है वो बिल्कुल, ये इसको ढकने के लिए देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ठोकरें जो निकली हुई है ना, इसको ढकने के लिए लोगों ने पुआल डाल दिया है कि अगर कोई आए रात में दिखे नहीं तो गिरे तो कम से कम बच जाए, कम से कम हाथ मुंह ना फटे, कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना हो जाए। क्योंकि आप सोचिए अगर इमरजेंसी हो जाएगी तो यहाँ तो भाई एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती है, ना एम्बुलेंस आएगी ना लोग जाएंगे। और यहाँ के पीएचसी का क्या हालात है वो तो आपको दिखाया मैंने, ये स्थिति है यहाँ की। आप हुमायूं कबीर किंग मेकर बनना चाहते हैं। हुमायूं कबीर को ये तमाम रिपोर्ट्स के ब्याह पर हम उनसे सवाल भी करेंगे। हुमायूं कबीर हमारे साथ जुड़ेंगे, हुमायूं कबीर से एक एक चीज़ के बारे में सवाल करूंगा। लेकिन एक बात बताएं हुमायूं कबीर पे जाने के पहले कि भरतपुर के लिए एक ब्रिज बनाने का वादा भी चुनाव के दौरान, पिछली बार 2021 के चुनाव के पहले हुमायूं कबीर ने किया था। लोहदहा इस जगह का नाम है। बाबरी के नाम से मस्जिद की बुनियाद रखने वाले हुमायूं कबीर ने अब तक एक ब्रिज के लिए एक पिलर की भी नींव नहीं रखी है। लोग आज भी नाव पर अपनी गाड़ी को रखकर नदी पार करते हैं। देखिए क्या हाल है वहां का। हम भरतपुर के अब स्कूलों की बात आपको कर देते हैं। देश की नई शिक्षा नीति के मुताबिक एक स्कूल में टीचर और स्टूडेंट का जो रेशो है वो 30:1 का होना चाहिए, यानी 30 छात्रों पर एक शिक्षक। अब ये देखिए हुमायूं कबीर की कॉन्स्टिट्यूंसी के स्कूल का क्या हाल है। यहाँ पर भरतपुर के हाई स्कूल की स्थिति बहुत बड़ी अजीब है। 120 बच्चे एक साथ एक क्लास में पढ़ रहे हैं और उनके बीच में एक टीचर है, यानी पूरे रेशो का जो हिसाब किताब होना चाहिए पूरी तरीके से गड़बड़ाया हुआ है। कोई व्यवस्था स्कूल में नजर नहीं आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर है। ये तमाम चीज़ें आप देख पा रहे हैं हुमायूं कबीर की कॉन्स्टिट्यूंसी भरतपुर की, जिसके बहाने वो बंगाल को बदलने की बात कर रहे हैं। नवभारत की टीम ने भरतपुर में वाटर सप्लाई की हालत भी देखी। पता चला कि हुमायूं कबीर ने एमएलए फंड से वाटर एटीएम चालू करवाया था। हमारी टीम वहां गई चेक करने के लिए, तो पता चला कि उद्घाटन के बाद से ही ये वाटर एटीएम बंद पड़ा है। हमारे साथ अब खुद हुमायूं कबीर, जैसा कि मैंने आपको कहा, इस वक्त जुड़ रहे हैं। हुमायूं कबीर से सीधे पूछते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का इतना बुरा हाल क्यों दिखाई दे रहा है। दादा, हमारे सहयोगी अभिषेक ने आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी भरतपुर का दौरा किया है। जो बुनियादी ज़रूरतें की चीज़ें सब जगह जाके देखा, कुल मिलाकर केवल और केवल अव्यवस्था दिखाई देती है। सब कुछ बुरे हाल में, अस्पताल, सड़क, स्कूल, सब कुछ। भरतपुर में कुछ नहीं किया। ममता बनर्जी को सिंबल लेके मैं चुनाव जीता, तो ममता बनर्जी मेरा क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। वो एक ब्रिज करने के लिए बोला कंक्रीट का, वो भी नहीं दिया। वो कोई अलग सिस्टम में जो डेवलपमेंट होना चाहिए नहीं हुआ। सिर्फ मेरा विधायक का जो फंड है वही काम हुआ। इसीलिए तो उनका खिलाफ में मुद्दा उठा रहा है। इसीलिए तो मेरा पब्लिक को समझाने का कोशिश किया करेगी। और वो ममता बनर्जी को पार्टी को जो पिछले चुनाव में 2021 में जो 22 से 20 सीट मिला, उनको मैं 0-0 कर देगी। यही तो मैं तो बोल दिया। तुम हिम्मत है तो तुम लड़ के लाओ। मुर्शिदाबाद के तुम चुनाव में तुमका उम्मीदवार को जिता के दिखाओ। यही तो मैं चैलेंज लिया। दादा, आप सारी जिम्मेदारी ममता बनर्जी पर डाल रहे हैं। भैया आप भी तो विधायक हैं, एक एमएलए का फंड भी होता है, उसका क्या किया आपने? उससे काम करा देते अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मेरा फंड का यूज किया कि क्या नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है, मेरा फंड तो मेरा नाम पर डायरेक्ट नहीं मिला ना। वो जिला का जो आधिकारिक है उनको डिपार्टमेंट में पूछ लीजिए। मैं 4 साल से कितना रुपया पाया, 2.5 करोड़ रुपया मिला। 2.5 करोड़ ख़त्म हो चुका हूँ, वो डेवलपमेंट के लिए खर्चा हो गया। फिर जो 1 करोड़ है ऑनगोइंग प्रोसेस में है 70 लाख रुपया, वो भी
एक महीने के अंदर, जनवरी के अंदर वो काम पूरा हो दादा जाएगी। दादा अब एक बात और बताइए, आपने पिछले चुनाव के पहले एक ब्रिज बनाने का लोहा दाबा में वादा नहीं किया था क्या? ये बात सच है कि गलत? हम वहां गए, वहां पे एक भी ब्रिज का एक पिलर तक नहीं दिखाई दिया, सरासर झूठा वादा। इसीलिए तो इनको खिलाफ किया मैं। लोहादा घाट में ब्रिज बनाने के लिए 4 साल से बोल रहा है। ममता बनर्जी जो जिला को जो एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग करने के जा रहा है, वो नाटक कर रहा है। वो नाटक खत्म करने के लिए तो मैं ये मुद्दा उठा के अगले दिन आम आदमी को पास जाऊंगा ना, यही तो सोच रहे हैं। दादा आप 5 साल से विधायक हैं, 4.5 साल, पौने 5 साल पूरे हो गए, आपको पार्टी से अभी निकाला गया है। आप काम कर सकते थे ना, आपने वाटर एटीएम का उद्घाटन किया था, आपको याद है ना? खूब वाहवाही बटोरी, हमारी टीम वहां गई, वाटर एटीएम बंद पड़ा है। हमको वहां के लोगों ने खुद बताया कि अगले दिन ही बंद हो गया था। वो कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? वो टीएमसी को चमचा लोग है जो ममता बनर्जी को पीछे पीछे उनको नाम लेके पैसा उठा के खा रहा है। वो आदमी का कोई सवाल का जवाब मैं ही नहीं दूंगी। वो आदमी को सवाल का जवाब आप इलेक्शन में आम आदमी दे दूंगी। हुमायूं कबीर साहब, आप विधायक हैं, आपका काम स्कूल, अस्पताल, पीने के पानी पर ध्यान देने का है, लेकिन आप तो मस्जिद की बातें कर रहे हैं। आप तो मस्जिद बनवा रहे हैं। मस्जिद बनवाकर क्या विकास हो जाएगा आपके इलाके का? अरे सर, सरकार कैसे में रखा? सरकार लाने के लिए क्या जरूरत है? मैं ही पब्लिक को पैसा कलेक्शन करके स्कूल बनाएगी तो सरकार मंदिर बनाने के लिए हुआ? सरकार किसी लिए हुआ? मैं चुनाव में वोट लेके ममता बनर्जी को 3 बार वो मुख्यमंत्री बना, तो वो स्कूल बनाएगी, वो यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगी, वो हॉस्पिटल का सीट नहीं बढ़ाएगी। मेरा क्या वो कोई जमींदारी लेने का क्या जरूरत है? मेरे को सत्ता में आने दीजिए, सारे काम में ही पूरा करेगी 5 साल के अंदर। जो काम आपने बीते 5 साल में नहीं किए, अब आप कह रहे हैं कि सत्ता में आने दीजिए तो आप करेंगे। वैसे एक बात बताइए हुमायूं कबीर साहब, बीजेपी अयोध्या में मंदिर बनवाती है, आप वहां अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, तो आप और बीजेपी एक जैसे ही हुए ना? हाँ, होना चाहिए, क्या दिक्कत है? वो हिंदू लोगों को मंदिर बनाएगी, मैं मुसलमान हो मेरा मस्जिद बनाएगी, तो प्रॉब्लम क्या है? दिक्कत क्या है? तकलीफ क्या है? मैं ये मुद्दा पूछने के लिए। तकलीफ यही है कि जो चीज़ बननी चाहिए मूलभूत सुविधाओं वाली, वो बनती नहीं दिखाई दे रही है। खैर छोड़िए, मुझे एक बात बताइए दादा, आपके लिए दुश्मन नंबर 1 कौन है इन चुनावों में? बीजेपी के नरेंद्र मोदी या टीएमसी की ममता बनर्जी? देखिए, ये तो देश का मोदी जी अभी देश का प्रधानमंत्री है। मेरा देश का वो प्रधानमंत्री के सम्मान करते हैं, उनका प्रधानमंत्री चेयर का में सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन इस जो राज्यों में जो डेवलपमेंट का मुद्दा है, ये 3 बार 14 साल से यहाँ चुनाव से उनका पास वोट डाला लोगों को, तो ये लेके ये क्या काम करना, इनको जवाब तो ममता बनर्जी को देना पड़ेगा ना। ये ममता बनर्जी का अगले दिन जो चुनाव आ रहा है, वो तो बीजेपी यहाँ सत्ता में है नहीं, तो मेरा बीजेपी से ज़्यादा मैं टीएमसी को खिलाफ बोलूँगी, मुद्दा उठाएगी। टीएमसी के हटाने के लिए मैं कदम उठाएगी। आप टीएमसी को हराना चाहते हैं, इसका मतलब आप जरूरत पड़ने पर चुनाव के बाद बीजेपी की मदद करेंगे, नरेंद्र मोदी की मदद करेंगे? बंगाल को जो मेरा जो सीट मिलेगी, मेरा जो नया पार्टी में जो भाग लेने के बाद जो नया आदमी जो मेरा को चुनाव मेरा पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो निर्वाचित होके आएगी, तो स्थिति ऐसा हो गई जो असेंबली हैंग होगी, कोई मेजॉरिटी बहुमत में कोई पार्टी नहीं आ पाएगी। बीजेपी भी सर पार्टी होने जा रहा है, मेरा पार्टी भी 100 सीट मिलने जा रहा है, और वो टीएमसी मेरा पीछे पड़ जाएगी। तो क्या होगी अगले दिन आने दीजिए ना, क्या होगी? वो सारे मेरा नवनिर्वाचित जो विधायक लोग होगी, उनको साथ
मीटिंग करके निर्णय लेके वही सही दादा टाइम में दादा ये सही- तो बड़ा स्पष्ट कर दिया कि ममता बनर्जी आपकी दुश्मन नंबर 1 है। इसका मतलब आप बीजेपी की मदद कर सकते हो, आपको बीजेपी से कोई बैर नहीं है। जरूरत है तो क्या दिक्कत है? बीजेपी तो देश चला रहा है, 19 राज्यों भी चला रहा है। तो बंगाल को कोई सबसे पार्टी मानेगी चुनाव में, रिजल्ट में, तो उनको सरकार आने का मेरा क्या प्रॉब्लम है? वो तो आम आदमी जो निर्णय लेगी वही तो मानना चाहती है ना। तो आज आपने हुमायूं कबीर साहब स्पष्ट कर दिया नवभारत टाइम्स नाउ नवभारत पर कि बीजेपी का आप सपोर्ट करेंगे। तो जो इल्ज़ाम आप पे लगाते हैं आपके विरोधी कि आप बीजेपी की बी टीम है, आप उसी दिशा में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बात बंगाल के चुनाव की चल रही है तो अगली खबर भी बंगाल से यही ले लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगले साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने, लेकिन सवाल है कि क्या 2026 में ममता बनर्जी की विदाई के साथ कमल खिलेगा या जनता एक बार फिर से दीदी पर ही भरोसा जताएगी। नए साल के दस्तक से पहले ही बीजेपी के चाणक्य अमित शाह बंगाल के रण में कूद गए। अमित शाह ने आज ममता बनर्जी पर जमकर सियासी बाउंसर फेंके। उन्होंने टीएमसी के 15 साल के शासन में बंगाल में भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ का माहौल बना है, ये बड़ा इल्जाम लगाया है, जिससे अब जनता त्रस्त हो गई है और ममता बनर्जी की सरकार को बदलना चाहती है। अमित शाह कलकत्ता के दौरे पर हैं और वहां ये तमाम बातें उन्होंने कही। आज ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। पर बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। अब आपका जाने का समय तय हो गया है। तो जब अमित शाह ने हमला बोला तो ममता बनर्जी भी कहाँ रुकने वाली थी, लिहाजा उन्होंने भी पलट के वार करने में देरी नहीं की। बीजेपी पर एसआईआर के जरिए जनता को परेशान करने का ठीकरा ममता बनर्जी ने बीजेपी पर फोड़ा, अमित शाह पर फोड़ा। একজন দুঃশাসন এসছেন বাংলায়, ভোট আসলে দুর্যোধন আর দুঃশাসনরা আসেন, ওদের চোখে দেখবেন, দু চোখে দেখলেই আতঙ্ক হবে, এই বুঝি কিছু ক্ষতি করতে এলো রে, এলো রে, এলো রে, এলো রে, গেল রে, গেল রে, গেল রে। आइए अब चक्रव्यूह में आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी की ओर। मशहूर शायर फैज लुधियानवी की का एक शेर बहुत मशहूर है। तू नया है तो दिखा सुबह नहीं शाम नहीं, तू नया है तो दिखा सुबह नहीं शाम नहीं, वरना इन आंखों ने देखे नए साल कई। सिर्फ आज का दिन बाकी है नए साल के जश्न में, यानी कल 31 दिसंबर की रात में नाइट क्लब्स का व्यू जश्न से भरा रहने वाला है। म्यूजिक हाई होगा, लाइट्स डिम होगी, लाखों लोग नाइट क्लब्स में झूम रहे होंगे, डांस करने वाले होंगे, 2026 के वेलकम को सेलिब्रेट करने वाले हैं। देश भर में 14,500 से भी अधिक नाइट क्लब्स में से 10 लाख से अधिक लोग न्यू ईयर पर जश्न में झूमने वाले हैं, ऐसा एक आंकड़ा सामने आया है। इनमें से एक आप भी हो सकते हैं जहां आप पार्टी करने जाएं। लेकिन क्या आपको पता है नाइट क्लब्स या पब्स में आपकी जान कितनी महफूज है? म्यूजिक के हाई बीट पर थिरकते हुए आप कितने सेफ रह पाएंगे? अगर आपने भी न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए किसी नाइट क्लब या पब में बुकिंग करा रखी है तो मैं आपको नए क्रिस्टल क्लियर वाइड व्यू अब दिखाने जा रहा हूं, आपकी आंखें खोलने जा रहा हूं। गोवा से लेकर मुंबई तक, मोहाली से लेकर दिल्ली तक, हर जगह चल रहे नाइट क्लब्स में आपकी सुरक्षा की कितनी चिंता की जा रही है। कहीं आप अपनी जान हथेली पर लेकर तो न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने नहीं जा रहे हैं। देश के कई सारे शहरों में नवभारत के रिपोर्टर्स ने बहुत ही क्लोज व्यू के साथ इस गंभीर मसले की बारीकी से पड़ताल की है। हमारे कैमरे के व्यू फाइंडर में गोवा से मुंबई तक दर्जनों क्लब्स की हकीकत रिकॉर्ड हुई है, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। क्योंकि एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर नाइट क्लब्स में सुरक्षा के इंतजाम नहीं है
तो चमकदार लाइट्स, तेज म्यूजिक और धुएं भरी ये पार्टी आपके लिए डेथ चैम्बर में तब्दील हो सकती है। एक ऐसा ब्लैक होल बन सकती है जिसका रास्ता सीधे मौत की ओर जाता है। हम आपको डराना नहीं चाहते, न ही न्यू ईयर का सेलिब्रेशन का मजा किरकिरा करना चाहते हैं, न ही आपको रोकना चाहते हैं सेलिब्रेट करने से, बस आपको वक्त रहते अलर्ट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर याद कीजिए गोवा के अरपुरा में 6 दिसंबर की रात को क्या हुआ था। बीच बाय रोमियो इस क्लब में पार्टी चल रही थी, अचानक आग भभकी और 25 मासूम जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। स्टाफ के दर्जनों कर्मचारी, दिल्ली का एक पूरा परिवार सब उजड़ गया। सब जलकर या दम घुटकर वहां पर मर गए। हादसे की वजह क्या निकली थी? लापरवाही। इमरजेंसी के दौरान सुरक्षा के जरूरी इंतजाम नहीं किए गए थे। फायर एक्सटिंग्विशर वहां पर उतने नहीं थे जितने होने चाहिए। फायर एग्जिट की कोई व्यवस्था नहीं थी। सकरी गलियां थी, ब्लॉक्ड रास्ते थे, बाहर निकलने का रास्ता नहीं था और नियमों की खुलेआम धज्जियां यहां पर उड़ी हुई थी, जिस वजह से 25 मासूम लोग हमारे बीच नहीं बचे। लेकिन क्या उस हादसे के बाद नाइट क्लब्स को चलाने वालों ने कोई सबक लिया है? 31 दिसंबर की रात को जिन नाइट क्लब्स में आप न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्या वहां आपकी जान की कोई कीमत है? टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने जब नाइट क्लब्स की हकीकत टटोली तो ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जो आपको पार्टी से पहले सोचने पर मजबूर कर रही हैं। न्यू ईयर का जश्न सुरक्षा के बिना खतरे की घंटी बन सकता है। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा गोवा से ही, जहां हुए अग्निकांड ने सबको चौंका दिया था। टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर राकेश त्रिवेदी जब गोवा के मशहूर नाइट क्लब वुगलम्यू में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, इसे देख लीजिए। बाहर से सब कुछ शानदार, लेकिन अंदर की हालत बहुत ही डरावनी। सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति। एंट्री गेट से लेकर डांस फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से पहली मंजिल तक यहाँ एक भी फायर एक्सटिंग्विशर हमारे कैमरे में कैद नहीं हुआ। यानी ईश्वर ना करे अगर यहाँ आग लग गई तो सब भगवान भरोसे ही है। गोवा सरकार ने साफ आदेश भी दे रखा है, नाइट क्लब में पायरोगन्स, इलेक्ट्रिक फायर वर्क और स्मोक बनाने वाली मशीनें पूरी तरीके से बैन है। लेकिन गोवा के इस नाइट क्लब को देखिए कैसे इन सभी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं। यहाँ स्मोक मशीनें लगातार धुआं उगल रही हैं। ऐसे माहौल में एक छोटी सी भी चिंगारी यहाँ मौजूद लोगों की खुशियों को झुलसा सकती है, क्योंकि कहते भी हैं जहाँ धुआं है वहाँ आग का खतरा भी है, और जहाँ खतरा हो वहाँ आप उससे बचने के उपाय भी होने ही चाहिए। लेकिन यहाँ तो इमरजेंसी के दौरान बाहर भागने वाले एग्जिट डोर को हुक्का काउंटर में बदला गया है। गोवा के एक और नामी नाइट क्लब लास ओलस से भी हमारे कैमरे ने पकड़ी है। गेट के पास पहुंचते ही फायर सेफ्टी का केवल एक इक्विपमेंट दिखा, लेकिन जैसे ही नवभारत के रिपोर्टर नाइट क्लब के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें यहाँ ना तो कोई वाटर पाइपलाइन दिखी, ना स्प्रिंकलर सिस्टम मिला और ना ही पर्याप्त फायर एक्सटिंग्विशर लगे दिखे। सबको चौंकाने वाला सच ये दिखा कि यहाँ भी इमरजेंसी एग्जिट तो मौजूद है, लेकिन इस दरवाजे को एक बड़े स्पीकर से पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है। यानी खतरे में जान बचाने वाले रास्ते को भी स्पीकर रखकर बंद कर दिया गया है। गोवा अग्निकांड के बाद यहाँ की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बड़े बड़े दावे करते रहे, लेकिन जमीनी हकीकत आपके सामने है जो हमारे कैमरे ने कैद की। गोवा के बाद आपको मुंबई के नाइट क्लब का सच भी दिखाऊंगा, लेकिन जब गोवा के इस नाइट क्लब के मैनेजमेंट से नवभारत की टीम ने संपर्क करने की कोशिश की ताकि उनका हम व्यू जान सके, सुनते उनका क्या कहना था। जो ओनर्स हैं दोनों क्लब के, उनसे टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन दोनों तरफ से कहीं कोई जवाब नहीं मिला। तो आइए इस खबर पे आगे बढ़े, उसके पहले इस वक्त की क्या हेडलाइंस हो रही है उस पर एक नजर डालें। सबसे शुरुआत प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रोहन वाड्रा अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अबीबा बेग से सगाई करने वाले हैं। सूत्रों की माने ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं तो ये कल से दोनों की सगाई राजस्थान के रणथंभौर में होने वाली है, जिसमें परिवार और खास लोग शामिल होंगे। गांधी परिवार रणथंभौर के होटल शेरबाग पहुंच चुका है, तस्वीरें वहीं की हैं। आज की एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश की गई है। 8 बीघा जमीन पर अवैध मकान और दुकान बनाने का आरोप है। कड़ी सुरक्षा के बीच राजस्व विभाग की टीम ने नपाई का काम यहां पर शुरू कर दिया है। असम पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने IMK मॉड्यूल का खुलासा किया है और असम और त्रिपुरा में छापेमारी कर 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। ये मॉड्यूल 2018 से सक्रिय था और नौजवानों का ब्रेन वॉश करता था। अगली खबर कोडिन कफ सिरप से जुड़ी हुई है। इस मामले में सोनभद्र पुलिस एक्टिव हो गई है। पुलिस ने नेटवर्क के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल सहित 4 आरोपियों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया।
कटक में एडिशनल तहसीलदार के घर पर छापेमारी की गई। बंद घर से विजिलेंस की टीम को 75 लाख रुपए कैश मिले हैं। इसके साथ ही कई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट और गहने भी बरामद किए गए। और आगे बढ़ते हैं वापस उसी बड़ी स्टोरी को जहां हम नाइट क्लब्स की बात कर रहे हैं। गोवा के बाद नवभारत की टीम मुंबई के अंधेरी वेस्ट में शाइलो क्लब में पहुंची। यहां एंट्री करने के बाद पहली मंजिल पर सिर्फ एक फायर एक्सटिंग्विशर दिखाई दिया। निचली मंजिल पर स्टेज के आसपास कोई फायर एक्सटिंग्विशर तो नहीं दिखा, हालांकि दूर सीढ़ियों के पास कोने में कुछ फायर एक्सटिंग्विशर जरूर दिखाई दिए। छत पर कुछ स्मोक डिटेक्टर दिख रहे थे, लेकिन छत पर कोई वाटर पाइपलाइन या स्प्रिंकलर का सिस्टम नहीं दिखाई दिया। इमरजेंसी एग्जिट के पास यहां फायर अलार्म जरूर दिखाई दिए। आप देख सकते हैं यहां स्मोक जनरेटर मशीनें इस्तेमाल की जा रही है और नाइट क्लब्स के अंदर खुलकर धुआं किया गया है। गोवा अग्निकांड के बाद गोवा में तो पायरोगन और स्मोक मशीन पर पाबंदी लगी है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कोई नियम नहीं है। यहां पर यह अलाउड है। जब नवभारत के संवाददाता राकेश त्रिवेदी ने शाइलो क्लब के मालिक नवीन अग्रवाल से बात की तो उन्होंने क्या जवाब दिया, इसे आप सुन लीजिए। सर, मुझे जानना था, ये जो शिलो अपना जो क्लब है, आपके जो क्लब है वो फायर सेफ्टी कंप्लाइंट के हिसाब से आपके पास फायर की डिपार्टमेंट की एनओसी भी है? सब है, मेरा पूरा क्लब फायर प्रूफ है। अब अंधेरी वेस्ट की दूसरे नाइट क्लब का एक और हाल देख लीजिए। इसका नाम है क्लब 145। यहां भी नवभारत के रिपोर्टर राकेश त्रिवेदी ने पूरे क्लब की पड़ताल की, एक एक कोने की तलाशी अपने कैमरे से ली। यहां पर भी एंट्री से लेकर क्लब के डीजे कंसोल तक एक भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं दिखाई दिया। सबसे हैरान करने वाला सच ये दिखा कि क्लब के किचन तक में भी एक भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था। हालांकि छत पर कुछ स्मोक डिटेक्टर दिखाई दिए, लेकिन कोई वाटर पाइपलाइन या स्प्रिंकलर्स यहां पर नदारद थे। यानी कह सकते हैं कि पूरे क्लब में पहली नजर में फायर फाइटिंग का कोई भी इक्विपमेंट नजर नहीं आया। नवभारत की टीम ने जब क्लब 145 के मैनेजमेंट से संपर्क किया तो वो कैमरे के सामने तो नहीं आया, लेकिन ईमेल के जरिए हमारे साथी राकेश त्रिवेदी को जवाब दिया। क्लब 145 का ये दावा है कि हम ये कहना चाहते हैं कि आपके संदेश में जो दावे किए गए आपकी स्टोरी में वो खारिज करते हैं। ये क्लब का कहना है। क्लब 145 स्थित प्रतिष्ठान सक्षम अधिकारियों की तरफ से निर्धारित सभी अग्नि सुरक्षा नियमों का पूर्णतः अनुपालन करता है। परिसर में प्रमाणित अग्निशामक यंत्रों, स्थापित और कार्यशील स्प्रिंकलर प्रणाली और अन्य सभी अनावश्यक अग्नि निवारण एवं सुरक्षा तंत्रों सहित सभी अनिवार्य सुरक्षा यहाँ पर प्रणालियाँ मौजूद है। यानी क्लब अपनी जिम्मेदारी से आगे बढ़ जा रहा है और कह रहा है कि ऐसा कुछ भी काम यहाँ पर नहीं किया गया है। मुंबई के नाइट क्लबों में फायर सेफ्टी को लेकर फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट कितनी सख्ती से जांच कर रही है, इसे जानने के लिए राकेश त्रिवेदी ने मुंबई फायर ब्रिगेड के चीफ फायर ऑफिसर रविंद्र अंबुलगेकर से बात की। सुनिए उनका क्या कहना है। सर, अपने पास कोई ऐसी जानकारी कि मुंबई में कितने नाइट क्लब जो है वो अभी फायर सेफ्टी कंप्लाइंट होंगे और कितनों को कुछ नोटिस दी है, ऐसी कुछ जानकारी? अभी फिलहाल नहीं, कंपाइलेशन हो जाएगा उसके बाद मिलेगा। ये सर 31 के पहले या बाद में? पहले। सर, एक चीज़ और जाननी थी। हमने कुछ जगह पे रियलिटी चेक की कल अंधेरी वेस्ट में। वहाँ एक क्लब था 145 और कुछ दूसरे क्लब थे जहाँ पर हमें वहाँ कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं दिखाई दिया, स्प्रिंकलर्स नहीं दिखाई दिए। अभी हो जाएगा ना, जैसे ऐसे प्रोग्राम है वार्ड में से वैसे हो जाएगा। तो सर क्या कार्रवाई होगी ऐसे लोगों के खिलाफ? मतलब क्या ऐसा कुछ आपके पास रहेगा तो मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं भी वो लिस्ट में डाल देता हूँ। नहीं रहेगा ठीक है सर, थैंक यू। तो ये छोटी सी कोशिश थी आपको बताने की, अगर आप पार्टी करने जा रहे हैं 2026 के वेलकम के लिए तो जरा सतर्क होकर जाएं, ये चेक करके जाएं कि वहां पर अगर कोई अनहोनी होती है तो निकलने के रास्ते सुरक्षित है या नहीं। आइए बात करते हैं आज की एक और बड़ी स्टोरी की, नफरत के खिलाफ नवभारत की जंग की। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जहां भी नफरत दिखेगी वहां नफरत के खिलाफ टाइम्स नाउ नवभारत जरूर खड़ा मिलेगा, क्योंकि नफरत का जहर धीरे धीरे समाज को खोखला कर देता है, धार्मिक तनाव आपस में पैदा करता है, हमारे देश की एकता अखंडता को चुनौती देता है, दुनिया भर में भारत की बदनामी कराता है, फिर चाहे वो नफरत किसी भी व्यक्ति, धर्म या समुदाय के खिलाफ क्यों ना हो। नफरत को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर दिल्ली से सटे गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में बटी नफरत की तलवार को ही ले लीजिए। आपने आज के पहले शायद ही इस गैर जरूरी संगठन का नाम तक सुना हो। अपनी बदनामी में ही ये अपना नाम ढूंढ रहे हैं। इनका नाम है हिंदू रक्षा दल। इस संगठन की तरफ से खुलेआम तलवारें बांटी गई हैं, भड़काऊ नारे लगाकर माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई। सबसे पहले सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। जो हमारी तरफ आएगा, ये जो तलवार हिंदू रक्षा दल ने दी है ना, ये रक्षा करने के लिए दी है हिंदुओं की। जो हमारी तरफ आएगा, ये जो तलवार हिंदू रक्षा दल ने दी है ना, ये रक्षा करने के लिए दी है हिंदुओं की। जो हमारी तरफ आएगा, ये जो तलवार हिंदू रक्षा दल ने दी है ना, ये रक्षा करने के लिए दी है।
नवभारत की नफरत के खिलाफ मुहिम रंग ला रही है। मीडिया में जमकर उछले इस मामले पर यूपी पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और नफरत भड़काने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। शालीमार गार्डन थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर में 16 लोगों को नामजद और 25 से 30 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ। बेतुके, गैर मुनासिब और असंवैधानिक बातें करने वाले, सुर्खियों में बने रहने वाले इन छुट भइये नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंदू रक्षा दल के कुछ 10 लोग अरेस्ट हुए हैं। हालांकि इस संगठन का अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी चौधरी, जो कि मुख्य आरोपी है, जो आप सुन रहे थे, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। आज दिनांक 29/12/2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से थाना शालीमार गार्डन को सूचना प्राप्त हुई कि हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी द्वारा तलवार वितरण किया जा रहा है। सूचना का त्वरित संज्ञान लेकर थाना शालीमार गार्डन में उक्त प्रकरण में 16 नामजद व 25-30 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया। नफरत फैलाने वाले चाहे किसी भी संगठन से जुड़े हो, किसी भी विचारधारा के नाम पर हो, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। नवभारत की मुहिम भी यही है, ऐसे तत्वों को बेनकाब करना जो देश की शांति को खतरे में डालते हैं, जो भारत मां के दामन पर कीचड़ लगाने का काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने, आपको याद होगा, एक बार कहा था कि माय रिलीजन फॉरबिड्स मी टू हेट एनीबडी, यानी मेरा धर्म मुझे किसी से भी नफरत करना सख्ती से मना करता है। पूरी दुनिया में भारतीय सनातन की ध्वजा लहराने वाले स्वामी विवेकानंद ने भी नफरत को लेकर बहुत सख्त मैसेज दिया। वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेशन बट वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स एज ट्रू। मतलब हम न केवल सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, बल्कि सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार एकता, विकास और सकारात्मकता पर जोर देते रहे। वो कई मर्तबा बोल चुके हैं, भारत पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, यहाँ नफरत या विभाजन के लिए कोई जगह नहीं है। बार बार कई सालों से उन्होंने बात बोली है, सुनते हैं। I belong to a culture which culture says the whole world is one family. How can we hate any community, even any person? It's impossible. तो सुना आपने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं हम कैसे किसी समुदाय से नफरत कर सकते हैं, लेकिन अपने देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों पर नफरत का चश्मा ऐसे चढ़ा है कि वो विदेशी सैलानियों की भी नहीं, उनको भी नहीं बख्शे। वाराणसी में अहिल्याबाई घाट पर जापानी सैलानियों के साथ जो बदसलूकी हुई, ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया। इस वीडियो से वसुदेव कुटुंबकम के दर्शन को मानने वाले देश भारत और भारत के सबसे पुराने शहर काशी की तहजीब को भी धक्का लगा। जहां हम कहते हैं अतिथि देवो भव, वहीं जापान से आए सैलानी हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मंगवाते हैं। इन तस्वीरों में साफ देखे जा सकते हैं। दरअसल जापानी टूरिस्ट सेंटा क्लॉज की कैप और स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने हुए थे जब वो गंगा में डुबकी लगाने गए। वो गंगा में स्नान करने जा रहे थे, तभी किसी ने उन पर गंगा में पेशाब करने का आरोप लगा दिया और इन सैलानियों को वहाँ घाट पर घेर लिया गया। कुछ महिलाएं भी इसमें आप देख सकते हैं। जब ये घटना घट रही थी तब भीड़ भाड़ वाले इस घाट पर कोई पुलिस वाला नहीं था इन सैलानियों की मदद करने के लिए। जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि ये महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल से आए हुए कुछ श्रद्धालु थे और विदेशी पर्यटकों के बीच एक कहासुनी हुई थी। जापानी सैलानियों पर आरोप लगाए गए कि उनमें से एक सैलानी गंगा नदी में पेशाब कर रहा था। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। सवाल ये कि क्या उस घाट के आसपास कोई टॉयलेट बना भी है या नहीं बना है, इसकी पड़ताल ऑन द स्पॉट से हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह ने की है। तो पता चला कि अहिल्याबाई घाट से 100 मीटर से ज़्यादा दूरी पर एक टॉयलेट ज़रूर बना है, लेकिन घाट के करीब एक भी टॉयलेट नहीं है। ये वाराणसी का व्यस्ततम जो घाट है उसमें माना जाता है। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में सैलानी और पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, घाटों की खूबसूरती निहारते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मिलने वाली अगर सुविधाओं की बात करें तो सिवाय चेंजिंग रूम के यहाँ पर और किसी तरीके की कोई सुविधा यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि जो टॉयलेट्स वगैरह है वो यहाँ से ऊपर यानी घाट के ऊपर साइड में बने हुए हैं। जो लोग नफरत के खिलाफ, नफरत को बढ़ावा देते हैं, उनके खिलाफ लगातार टाइम्स नाउ नवभारत के ऐसे ही सवाल पूछता रहेगा, क्योंकि याद रखिए कि ऐसे माहौल में चुप्पी भी नफरत का साथ देने जैसी है। अब आइए आपको बरेली चलते हैं।
जहां पर एक नर्सिंग की छात्रा का जन्मदिन मनाना गुनाह बन गया। बरेली में आपको याद होगा, राजेंद्र नगर के एक कैफे में एक नर्सिंग अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने एक बच्ची पहुंची थी। 10 दोस्तों में उसके साथ थे, 2 उसमें से दूसरे मजहब के थे। बस इतनी सी बात बजरंग दल वालों को रास नहीं आई और 25 कार्यकर्ता उस रेस्टोरेंट में घुस गया बजरंग दल के और तोड़फोड़ की, लोगों को मारा पीटा शुरू किया। पुलिस आई, जांच की, पुलिस को कोई गलत गतिविधि नहीं मिली। लेकिन सवाल ये कि छात्रा ने क्या गुनाह किया? मुस्लिम दोस्तों के साथ केक काटा तो बजरंग दल वाले मारपीट पर क्यों उतारू हो गए? क्या दोस्ती अब मजहब देकर की जाएगी? आगे बढ़े उससे पहले सुनिए वो नर्सिंग के स्टूडेंट क्या कहते हैं। अचानक से ये लोग आए और हंगामा मचाने लगे, नारे लगाने लगे और वहाँ पे मेरे दोस्तों से पूछ रहे हैं कि तुम हिंदू हो मुस्लिम हो, उनसे बदतमीजी करने लगे। और जब उनके हाथ पकड़ के बोलने लगे कि तुम हिंदू हो मुस्लिम हो, तो फिर उन लोग को, जितने भी हिंदू थे उन लोग को बाहर निकाल दिया और जो भी मुस्लिम थे उन लोग को पकड़ के वो भीड़ पे मारने लगे और फिर मेरे से भी बदतमीजी करने लगे। मुझे इतने गंदी गालियां दी, इतने गंदे वर्ड का यूज किया। तो सुना आपने, जहां जहां पर भी नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनको एक्सपोज करना, उनको दुनिया के सामने ला के उनको सबके सामने खड़ा कर देना कि ऐसे लोगों का हिंदुस्तान में कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारा मज़हब, हमारा देश, हमारा संविधान यही सिखाता है कि हम सब मिलजुल कर एक साथ रहेंगे, एक साथ सेलिब्रेशंस करेंगे, एक साथ उत्साह मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। अब बुलेटिन के आखिर का वक्त आ गया है और जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि हम पब्लिक व्यू दिखाते हैं, पब्लिक के व्यू के आधार पर इस बुलेटिन को तैयार करते हैं। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी राय भी हमको भेजी है। जैसे कि कोलकाता से प्रसाद पांडे लिखते हैं कि बंगाल में फैसला अब जनता करेगी। हावड़ा से कमल किशोर का हमारे पास संदेश आया है कि टीएमसी की राजनीति तुष्टीकरण वाली है। तो ये तमाम जानकारियों के बीच में आपको बता दें, ये ऐसी खबरें हैं जो आपके रिएक्शंस के साथ हम बनाते हैं और आपके रिएक्शंस को इम्पोर्टेंस भी दी जाती है। इसी नोट पर अब वक्त हो गया है आज के चक्रव्यूह में आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन ये वादा करते हुए कल दोपहर में 11 बजे के आसपास हम अपना पोल डालेंगे। आप उसमें रनडाउन तय करिएगा कौन सी स्टोरी आप देखना चाहते हैं और हर स्टोरी पर अपनी राय भी हमको लिख के भेजिए ताकि हम इस कार्यक्रम में उसको भी शुमार ज़रूर कर सकें। तो आज के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।